दोस्तों आपका 22 मार्च को अच्छा 12वीं का लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार दोस्तों मैंने तैयारी स्टार्ट करा दिया है। ओके, तो इसलिए आपको पहले ही दो अंकी वाले क्वेश्चन बताए हैं, वस्तुनिष्ठ भी आपको बताते जा रहा हूँ। ओके, साथ साथ हम वस्तुनिष्ठ भी देखते जाएंगे और इस साइड हम क्या है 2 अंकी 3 अंकी 4 अंकी इस प्रकार से प्रश्न भी कवर करते जाएंगे। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th अकाउंटेंसी टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट पे जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों हम 2 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ये हमारा क्या है पार्ट 2 रहने वाला है। ओके, बाकी पार्ट 1 आ चुका है और आगे भी लगातार वीडियो आते जाएंगे। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th अकाउंटेंसी टॉपर सीरीज जाकर आपको देखना है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चैनल पर क्या अन्य सब्जेक्ट की वीडियो आएंगी तो आपको देखने में दिक्कत होगी। ओके, इसलिए आप प्ले लिस्ट को फॉलो करते जाइएगा। तो खुली आंखों से देखे गए 95% के सपने को पूरा करने के लिए हमें क्या है खुद को मेहनत की भट्टी में झोंकना पड़ता है। सबसे पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन है साझेदारी के विघटन का अर्थ समझाइए। तो साझेदारी के विघटन का अर्थ होता है साझेदारों के बीच समझौता समापन होना। नाम में ही राज छुपा साझेदारी का विघटन, विघटन होते हैं समाप्त होना। साझेदारी यानी उन्होंने क्या जो साझा किया है, तो क्या है साझेदारों के बीच समझौता का समाप्त हो जाता है तो आपका क्या है साझेदारी विघटन कहलाएगा। यदि कोई साझेदार फर्म से अलग हुआ है और शेष साझेदार व्यापार का चालू रखते हैं तो इसे साझेदारी का समापन अथवा साझेदारी का विघटन कहते हैं। ऐसे समय में साझेदार का नया समझौता करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंशों के प्रीमियम पर निर्गमन से क्या आशा है। क्या आशा है आपका हो जाएगा। तो अंशों के प्रीमियम में निर्गमन से आशा क्या है कि जब अंशों को अंतिम मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गत किया जाता है तो इसे अंशों का प्रीमियम पर निर्गत कहते हैं। याद कैसे करना प्रीमियम, प्रीमियम यानी समझ सकते हैं आप कि ज्यादा क्वालिटी ज्यादा ले जाना सामान। ओके, इस प्रकार से तो अंशों के अंकित मूल्य से अधिक अगर हम क्या उनको मूल्य अगर ले जा रहे हैं तो हमारा प्रीमियम कहलाएगा। तो अंशों का प्रीमियम निर्गमन कहलाएगा। ओके, क्योंकि अंशों का निर्गमन तो हो रहा है, अंशों को तो हम ले जा रहे हैं, लेकिन प्रीमियम क्यों लग गया है क्योंकि हम जितना मूल्य अंकित है उससे ज्यादा ले जा रहे हैं। ओके, जैसे कि 100 रुपए अंकित मूल्य वाले अंशों को कम क्या है 120 में निर्गत कर रहे हैं तो अंतर कितना का 20 का है तो 20 प्रीमियम राशि होगी। क्लियर है। वैसे इसके अंदर से आप क्या समझते हैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपके इसमें बहुत सारे मैंने कहा प्रीवियस पेपर का एनालिसिस करके ये क्वेश्चन में यहाँ डाले हुए। ओके, मतलब प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन भी आपकी तैयार होती जाएगी क्योंकि आपको पता है प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन भी आपके यहाँ रिपीट होते रहते हैं। बाकी अपनी तरफ से एक बार क्या कर लीजिएगा, हो सकता है एक आधो क्वेश्चन छूट गए हो मुझसे, जैसे एमपीओडिज्म 22 एमपीओडिज्म 23 ओके 24 को छोड़ भी दीजिए। एमपीओडिज्म 22 और 23 के पेपर के क्वेश्चन एकदम रट्टे होने चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आधे ज्यादा काम तो आपके प्रीवियस ईयर पेपर की कर देंगे। ओके, इसलिए आपको जरूर पढ़ के रखना है। बाकी मैं बहुत सारे आपको कवर करा देता हूँ। ओके, इस कंधन से आपसे क्या है कंपनी को उसके अंशों पर आवंटित रकम पर का जब पूर्ण भुगतान प्राप्त हो जाता है तो ऐसे स्टॉकों अंशों को स्टॉक या स्कंद में बदला जाता है। अतः स्कंद का आशय चुकता अंशों का एकत्र राशि है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंश और स्कंद में अंतर लिखिए। अब 2 नंबर के सभी हिसाब से बता रहा हूं तो इसलिए 2 पॉइंट में बता रहा हूं। ओके, तो अंश देखिए अंश का है अंकित मूल्य होता है, अंश का है जो अंकित मूल्य होता है वो होता है, स्कंद का अंकित मूल्य नहीं होता है। अंश समामेलन के बाद निर्गत किया जाता है और स्कंद का है प्रारंभ में निर्गत नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे इस बार से क्वेश्चन दिए जिसमें आपको जनरल प्रविष्टि बनानी है। ओके, तो जनरल एंट्रीज बनानी है, जनरल प्रविष्टि बनानी है। क्वेश्चन किस बार से कि बाय लिमिटेड, अब देखिए शॉर्ट रहता है आपका, तालिका वाला क्वेश्चन है शॉर्ट रहता है तो आपका 2 नंबर में आ जाता है। ओके, पिछली वीडियो में बताया तो सीख के आपको इस टाइप का क्वेश्चन रखना है। सबका पैटर्न एक ही रहता है, क्वेश्चन आपको नाम बदल दिया जाए, ओके डाटा बदल दिया जाए, लेकिन अगर फॉर्मेट सीख लेते हैं तो फिर आपका सेम सभी उसी बार से आपका बनने वाला है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो ये इस बार के क्वेश्चन को जरूर आपको प्रैक्टिस करके रखना है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समता या साधारण अंश व पूर्वाधिकार अंश में अंतर बताइए। इंपॉर्टेंट है आपका ये भी, क्योंकि जो समता अंश होता है इन अंशों में लाभांश की दर घटती बढ़ती है, जबकि पूर्वाधिकार अंश में इन अंशों में लाभांश की दर होती है वो एकदम फिक्स होती है, निश्चित होती है। इसमें जो आपके समता अंश है इसमें पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश देने के पश्चात ही लाभांश का भुगतान किया जाता है, जबकि आपका पूर्वाधिकार अंश में समता अंशों के पहले क्या है लाभांश का भुगतान किया जाता है। तो आपके अंतर रहने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अति अभिधान और अल्प अभिधान क्या है। अति अभिधान क्या है ये मैंने आपको 2 नंबर में मतलब पिछली वीडियो में बताया था। तो अति अभिधान और अल्प अभिधान, अति अभिधान में क्या होता है इसमें निर्गत अंशों में अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं। समझाया भी था कि जैसे मान लीजिए क्या है 100 शेयर कंपनी को बेचना है। ओके, 100 मान लीजिए अंश देना है, लेकिन ओके 100 बेचना है तो 100 लोग चाहिए कंपनी को, लेकिन मान लीजिए 500 लोगों ने अप्लाई कर दी। ओके, मान लीजिए कंपनी बहुत ज्यादा फेमस है, जैसे टाटा की कंपनी का होता है, अगर आप उसके शेयर के लिए आप करते हैं। ओके, तो टाटा के लिए इतने ज्यादा डिमांड होती है कंपनी की। ओके, कि जगह 100 सीटें हैं तो उसके लिए 500 लोगों ने अप्लाई कर दिया, मतलब 100 शेयर है तो उसके लिए 500 लोगों ने अप्लाई कर दिया लेने के लिए। अब उन्हें तो देना है 100 ही लोगों को, तो वो लकी ड्रॉ के माध्यम से करते हैं। तो ये आपका जो मैं सिस्टम समझाया ये अति अभिधान है कि निर्गत अंशों से अधिक आवेदन प्राप्त हो जाते हैं, जबकि अल्प अभिधान में क्या है निर्गत अंशों से कम आवेदन प्राप्त होते हैं। कि हमने 100 लोगों को कहा कि 100 लोग चाहिए, लेकिन उसमें 100 लोग नहीं तो 20 ही लोग हमारे पास आ रहे हैं, तो जितने चाहिए उतने उससे भी कम आ रहे हैं हमारे पास। हुए तो वो आपके अब अल्प नहीं कम, अति यानी होता है ज्यादा। इस बार से अंशों का आवंटन अनुपातिक रूप में होता है फिर, और अंशों का आवंटन सभी आवेदकों को, अब भैया कम है जैसे 100 शेयर हैं 20 लोगों को चाहिए है,
ओके, तो क्या है, सभी को मिल जाएगा क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा वैसे भी सीटें खाली हुई होगी इस प्रकार से। मान लीजिए आपकी क्लास में 50 सीटें खाली हैं, ओके, और 20 लोगों ने एडमिशन ली, तो 20 के 20 को एडमिशन मिल जाएंगे, क्योंकि तो वहाँ तो 50 लोग बैठ सकते हैं, तो 20 को तो मिल ही जाएगा। ओके, और अति अभिदान में क्या होता है, 50 सीटें हैं और 100 लोगों ने आवेदन कर दिया, तो 100 लोगों को तो बैठाई नहीं जाएगा, बैठाएगा तो 50 ही जाएगा, तो भी आपका अति अभिदान इस टाइप का आप समझ सकते हैं। क्लियर है? और वो सिंपल है। नेक्स्ट है आपका अधिकृत पूंजी और चुकता पूंजी में आपको अंतर बताना है। अधिकृत पूंजी वह पूंजी होती है जिसका उल्लेख है पार्षद सीमा नियम होता है उसमें होता है, जबकि चुकता पूंजी का याचिका पूंजी का वह भाग है जिसका भुगतान कंपनी को प्राप्त हो गया है। अधिकृत पूंजी के आधार पर ही स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित की जाती है, जबकि चुकता पूंजी के आधार पर क्या स्टाम्प ड्यूटी निर्धारित नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब प्रीमियम की राशि आवंटन पर प्राप्त हो तो निर्गमन पर क्या प्रविष्टि की जाती है। तो ये आपका फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट आपको एक बार तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। ओके, ये फॉर्मेट आपको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा पूर्वाधिकार अंश किसे कहते हैं, तो वे अंश जिन्हें समता अंशों से पहले लाभांश की अभी हमने पढ़ा भी था कि समता अंश पूर्वाधिकार अंश देखा था उसमें, अगर अब जैसे वो आगे अंतर में पढ़ लिया, तो अंतर के अगर जो पूर्वाधिकार अंश वाले में जो 2 पॉइंट लिखवाए हैं वही 2 पॉइंट लिख दे तो भी आपकी वही बात हो जाएगी। ओके, इस प्रकार से तो वे अंश जिन्हें समता अंशों में पहले लाभांश की प्राप्ति एवं समापन पर पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार प्राप्त होता है, पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। इन अधिकारों की प्राथमिकता के कारण ही इन्हें क्या है, पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऋण पत्र के शोधन की विधियां लिखिए। ऋण पत्र के शोधन की कौन कौन सी विधियां, पहला है निर्धारित अवधि के अंत में ऋण पत्रों का एक मुश्त भुगतान होता है, दूसरा है वार्षिक आहरण या लॉटरी के द्वारा भुगतान, तीसरा है खुले बाजार में अपने ऋण पत्रों का क्रय करना और परिवर्तन द्वारा शोधन। तो ये सब आपके हैं ऋण पत्र में शोधन की विधियां होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऋण पत्र के प्रकार लिखिए, केवल आपको नाम बताना। वैसे 2 नंबर क्वेश्चन है तो नाम ही हम बताएंगे। ओके, तो शुद्ध आपका ऋण पत्र होता है, अशुद्ध ऋण पत्र होता है, बाह्य ऋण पत्र होता है। ओके, और ये आपको पढ़ के भी रखना कि जैसे मैंने तो आपको बता दी बाह्य ऋण पत्र, तो एक बार आपको क्या करना है, बाह्य ऋण पत्र है, शुद्ध ऋण पत्र क्या होते हैं, अशुद्ध ऋण पत्र क्या होते हैं। 2 नंबर इस प्रकार से बस आ जाए कि बाह्य ऋण पत्र को बताइए, तो वो भी आपको थोड़ा डिटेल से मतलब 2 लाइन पढ़ के इनके बारे में रखना है। परिवर्तनीय ऋण पत्र के बारे में पूछ लीजिए, परिवर्तनीय ऋण पत्र किसे कहते हैं, गैर परिवर्तनीय ऋण पत्र क्या है, तो सबके बारे में आपके करिएगा 2 लाइन इनके बारे में पढ़ के भी रखिएगा। ओके, क्योंकि स्पेशल इनके लिए भी क्वेश्चन बन सकता है कि बाह्य ऋण पत्र से आप क्या समझते हैं, परिवर्तनीय ऋण पत्र से आप क्या समझते हैं इस बार से। ओके, नेक्स्ट हमारा विनियोग क्रियाओं में रोकड़ आवक की आपको क्या उदाहरण बताने हैं, तो आपके ये दिए हुए हैं रोकड़ आवक के उदाहरण, तो इन्हें आपको तैयार कर लेना है। जैसे स्थायी संपत्ति के विक्रय में प्राप्तियां तथा अन्य उपक्रमों के शेयर, बॉन्ड्स और आपके ऋण पत्रों तथा संयुक्त साहस में हित के विक्रय के नगद प्राप्तियां होती हैं। ये आपका दूसरा दिया हुआ है, तैयार अच्छे से आपको कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कोष प्रवाह विवरण या कोष प्राप्ति के प्रमुख स्रोत या साधनों को लिखिए। अब चाहे स्रोत कहा जाए, साधन कहा जाए, मध्य कहा, एक ही बात रहने वाली है। तो कोष प्रवाह विवरण की आपको स्रोत कौन कौन से हैं, तो ये आपके क्रम से दिए हैं। कार्यशील पूंजी में कमी, संचालन से कोष अंशों का निर्गमन, ऋणों की प्राप्ति, स्थायी संपत्ति का विक्रय, स्थानीय विनियोग का विक्रय, लाभांश, ब्याज का या फिर किराया आदि से प्राप्ति। ओके, 3-4 पॉइंट भी आप पढ़ के रखिएगा। ओके, जैसे साझेदार कौन बन सकता है स्पष्ट कीजिए। अगर कंपनी में किसी को साझेदार बनाना है तो साझेदार कौन बन सकता है, बिल्कुल सिंपल रहने वाला, जिसका आप साझेदार बनाना चाहते हैं। ओके, वो क्या है, वो वयस्क जो व्यक्ति वयस्क है, पागल नहीं। ओके, वयस्क होना चाहिए, नहीं 18 वर्ष से आयु का उसे ही नॉलेज होगा। ओके, किसी आप बच्चे को तो अपना पार्टनर बना सकते हैं, बहुत बड़ी कंपनी आप खोले हैं, कोई बच्चे को तो बना नहीं सकते इस पार से। ओके, तो एक वयस्क होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। ओके, ये बेसिक होना चाहिए। साथ ही कम से कम क्या 18 वर्ष पूर्ण कर लगे, तो वयस्क बता दिए, यानी वयस्क का मतलब ये 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ले। ओके, और अवयस्क पागल दिवालिया घोषित व्यक्ति को अनुबंध करने का अधिकार भी नहीं होता है। ओके, इसलिए ये लोग साझेदार नहीं बन सकते हैं, परंतु अवयस्क व्यक्ति फर्म के लाभ में सम्मिलित किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि अवयस्क लाभ पाने का अधिकार तो होता है, परंतु हानि भरने के लिए जिम्मेदारी उस पर नहीं होती है। लेकिन कोई ऐसा है कि क्या है, वो आपका अगर अवयस्क है, अवयस्क को भी आप बना लेते हैं, इसकी आयु 18 वर्ष से भी कम है, यानी आप 12 साल के लड़के, 13 साल के लड़कों भी अपने पार्टनर साझेदार बना लेते हैं। क्लियर है? तो अब वो अगर लाभ अगर साझेदार बनाया तो उसे लाभ तो देना पड़ेगा, लेकिन अगर हानि अगर आपकी भरनी पड़ी आपकी कंपनी को, ओके, तो फिर उसको लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा। तो इस प्रकार से रहता है। तो आपको मैंने याद रखना चाहिए, मेन पॉइंट होता है कि वयस्क होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं होना किया जाना चाहिए। बाकी आपके इतना पॉइंट आपको रखते हैं तो कंप्लीट हो जाता है। ऋण समता अनुपात क्या होता है, ऋण समता अनुपात में ऋण का अर्थ होता है दीर्घकालीन ऋण तथा समता का अर्थ होता है अंशधारियों के कोष, अर्थात यह अनुपात व्यवसाय के दीर्घकालीन ऋण तथा स्वामियों के कोषों के बीच के संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न को आपको संक्षिप्त पर आपको टिप्पणी देनी है। पहला आपको परिवर्तनशील पूर्वाधिकारांश, अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकारांश। पहले तो आपको पूर्वाधिकारांश अंश के बारे में पता होना चाहिए, फिर इसके बारे में आपको अंदर आपको पता कर लेना है परिवर्तनशील पूर्वाधिकारांश और अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकारांश। दो लाइनें बताया जा रहा है। परिवर्तनशील पूर्वाधिकारांश क्या है, ऐसे अंश जिन्हें एक निश्चित अवधि में समतांशों में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। नाम में है परिवर्तनशील, यानी जो परिवर्तित हो जाए,
तो एक निश्चित अवधि के बाद हम समता उसको अगर बदल सकते, परिवर्तित कर सकते हैं, तो आपका क्या है, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश हो जाएंगे। और अपरिवर्तित में क्या होगा, इन अंशों में समता अंशों का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। नाम में ही सब राज छुपा रहता है। ओके, अगर ध्यान से आप पढ़ते हैं तो आपको क्या है, ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सकल लाभ अनुपात क्या है। ओके, तो सकल लाभ अनुपात का फॉर्मूला याद कर लेना है। सकल लाभ अनुपात बराबर होता है सकल लाभ गुणे 100 बटे हो जाएगा शुद्ध बिक्री। ओके, अब इसमें आपको है सकल लाभ कितना दिया हुआ है, सकल लाभ सीधा सीधा क्वेश्चन में दिया हुआ है 7,20,000 दिया हुआ है, गुणे 100 हो जाएगा। शुद्ध बिक्री आपका कितना बिक्री आपको दिया हुआ है। ओके, तो बस आपको वैल्यू बस रख देनी, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला बस क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साझेदार की स्थायी पूंजी पद्धति से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो उसके बारे में आपका दिया हुआ है कि स्थायी पूंजी पद्धति में प्रत्येक साझेदार का हिसाब किताब रखने के लिए 2 प्रकार के खाते बनाए जाते हैं, एक तो पूंजी खाता और दूसरा चालू खाता। पूंजी खाते में साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी राशि को एवं उनके अन्य व्यवहारों को उनके चालू खाते में लिखा जाता है, क्योंकि पूंजी खाते में केवल पूंजी राशि की ही लिखी जाती है, जिसके फलस्वरूप उनकी पूंजी राशि में परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए इस पद्धति को हम क्या है, स्थायी पूंजी पद्धति कहा जाता है। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का कोर्स ले सकते हैं। मिलेगा क्या, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, इसके साथ ही आपको 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की है और ऑब्जेक्टिव अलग से आपको कंटेंट दिया जाएगा। और जो भी आपको मटेरियल मिलेगा, पीडीएफ मटेरियल रहेगा, कम समय आप क्या तैयारी कर पाएंगे और बार बार अपने हिसाब से रिवीजन कर पाएंगे। 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी लेकर आप क्या है, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संचय की संपूर्ण राशि को वितरित करने पर जनरल यानी नकल, तो आपको क्या है, प्रश्न कीजिए। तो देख लेते हैं। जनरल एंट्री से आपको क्या, इस प्रकार से आपको फॉर्मेट में आपको लिख देना होगा। नेक्स्ट हमारा निवृत्तमान साझेदार को देय राशि के भुगतान की 2 विधियों 2 पद्धति के नाम बताइए। तो निवृत्त साझेदार है, अगर उसे ओके जो साझेदार यानी क्या है भैया निवृत्त हो रहा है, उसे हमें क्या है भैया पैसे देने हैं उसके। ओके, कंपनी में हिस्सा था तो पैसे देने हैं, तो भुगतान करना है मैम। तो उसकी कौन कौन सी विधियां हो सकती है, एक तो एक मुफ्त या खट्टा पैसा देना है, यानी आपके मान लीजिए इस कंपनी में 10 लाख रुपए बनते हैं। ओके, तो 10 लाख इकट्ठा आपका दे दिया और निपटा दिया आपको इस प्रकार से। दूसरा वार्षिक द्वारा भुगतान, यानी वर्ष में आपको बढ़ दिया कि 10 लाख देना है, तो इसमें आप इस साल 3 लाख लीजिए, अगले 3 साल इस प्रकार से, मतलब वर्ष में क्या पैसे दिए जाते हैं, वर्ष भर में क्या है उसको चुकता के दिया जाता है। नाम आपको रखना है एक मुक्त भुगतान और वार्षिक भुगतान द्वारा हम क्या है, ये आपकी होती है पद्धति। वसूली खाते को समझाइए, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वसूली खाता क्या होता है, साझेदारी फर्म के विघटन पर संपत्तियों तथा दायित्वों के खाते बंद करने के लिए संपत्तियों के विक्रय से प्राप्त राशि का लेखा करके दायित्वों के भुगतान को लिखने हेतु तैयार किया गया खाता वसूली खाता कहलाता है। इसे रोकीकरण खाता भी कहा जाता है। ओके, जब मैन आपका जब साझेदारी फर्म का विघटन होता है, ओके विघटन होता है, तो तब आपका मैन वसूली खाता तैयार किया जाता है। ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्ट में अक्सर पूछा जाता है। जैसे किन परिस्थितियों में एक कंपनी अपने अंशों को जब्त कर सकती है, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें क्या है कंपनी अपने जो उनके शेयर अंश है उन्हें जब्त कर सकती है। अंशों को जब्त करने के लिए उपयुक्त कारण होने चाहिए एवं अंशों को हरण करने का उचित प्रस्ताव संचालकों की सभा में पारित होना चाहिए। अंशों के हरण करने के लिए अधिकार स्पष्ट रूप से अंतर नियमों द्वारा किया जाना चाहिए अथवा न्यायालय के अनुमोदन होना चाहिए। क्लियर है, यानी किसी आपके कंपनी है, कंपनी के जो शेयर है अंश हैं बहुत सारे लोगों के पास हो सकते हैं, लेकिन हम किसी लोगों के जो अंश हरण कर लेते हैं, छीन लेते हैं, तो क्या रीजन हो सकते हैं, तो वो अब यहाँ बताया जा रहा है कि किस प्रकार से जब्त किया जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पूर्वाधिकार अंश के 2 प्रकार बताइए। तो 2 प्रकार होते हैं आपका संचय पूर्वाधिकार अंश, दूसरा आपका असंचय पूर्वाधिकार अंश। तैयार अच्छे से कर लीजिएगा, पेपर में जिस हिसाब से जैसा लिखना चाहिए, जो लैंग्वेज लिखना चाहिए मैंने पूरा आपको दिया हुआ है, ज्यादा आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फर्म के विघटन से आप क्या समझते हैं। तो जब साझेदार फर्म के व्यवसाय को बंद करते हैं तो उसे क्या फर्म का विघटन या समापन कहते हैं। क्लियर है, फर्म का विघटन यानी कंपनी का समापन। तो जब साझेदार क्या है फर्म का बंद करने, जो व्यवसाय उनको बंद करने का निर्णय लेते हैं, उसे हम क्या है फर्म का समापन कहते हैं। ऐसे समय पर व्यवसाय की संपत्ति बेच दी जाती है तथा सब साझेदार अपनी अपनी पूंजी वापस ले लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 2 अंकी वाले कंप्लीट कराए हैं। अभी कुछ और क्वेश्चन है हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th अकाउंटेंसी टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप क्या तैयारी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट रहता है अकाउंट से आप जरूर पूछिएगा। साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।